हेलो व्यूअर्स, डेली पीसीएस जीके में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करेंगे पहले अभ्यास प्रश्न से। हमने आपसे पूछा था अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस थे ए 2 अक्टूबर, बी 3 अक्टूबर, सी 1 अक्टूबर या फिर डी 4 अक्टूबर। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन सी 1 अक्टूबर। बीते 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया, इसलिए ऑप्शन सी सही आंसर है। इस साल इस दिवस की थीम रेजिलियंस ऑफ ओल्डर पर्सन्स इन अ चेंजिंग वर्ल्ड रखी गई है। इसके उद्देश्यों में शामिल है पर्यावरणीय, सामाजिक, आर्थिक और आजीवन असमानताओं का सामना करने के लिए वृद्ध महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करना, उम्र और लिंग के आधार पर अलग अलग विश्वव्यापी डेटा संग्रह में सुधार के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और सदस्य देशों, संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं, संयुक्त राष्ट्र महिलाओं और नागरिक समाज से सभी नीतियों के केंद्र में वृद्ध महिलाओं को शामिल करने का आह्वान करना। गौरतलब है कि 14 दिसंबर 1990 को संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए ने 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में नामित किया था। वहीं 1991 में यूएनजीए ने वृद्ध महिलाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों को अपनाया। अगले 3 दशकों में दुनिया भर में वृद्ध व्यक्तियों की संख्या दोगुनी से अधिक होने का अनुमान है, जो 2050 में लगभग 1.5 बिलियन से अधिक हो सकती है। चलिए अब आज का सेशन शुरू करते हैं और पहला सवाल देखते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में पहले स्थान पर रहा इंदौर लगातार कौन सी बार शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला शहर है। ए 4थी बार, बी 5वीं बार, सी 6ठी बार या फिर डी 7वीं बार। तो सही आंसर है 6ठी बार, यानी कि जो ऑप्शन सी में दिया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में इंदौर को लगातार 6ठी बार सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है, इसलिए ऑप्शन सी सही उत्तर है। वहीं सूरत और नवी मुंबई ने इस श्रेणी में सर्वेक्षण में क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया है। इस वार्षिक सर्वेक्षण में 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों की श्रेणी में मध्य प्रदेश को राज्यों में पहला स्थान मिला है और उसके बाद क्रमशः छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का स्थान है। आपको बता दें कि स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार का आयोजन आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है। चलिए अगला सवाल। प्रधानमंत्री युवा लेखक मार्गदर्शन योजना यानी युवा 2.0 की क्रियान्वयन एजेंसी है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नेशनल बुक ट्रस्ट, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी या फिर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नेशनल बुक ट्रस्ट। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री युवा लेखक मार्गदर्शक योजना के दूसरे चरण यानी युवा 2.0 की शुरुआत की गई। इसे 22 भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में युवा तथा उभरते लेखकों की बड़ी संख्या में भागीदारी के साथ युवा के पहले संस्करण के महत्वपूर्ण प्रभाव को देखते हुए आरंभ किया गया है। ये देश में पढ़ने, लिखने एवं किताबों और विश्व स्तर पर भारतीय लेखन को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम है। इसके तहत युवा लेखकों को 1 मार्च से 31 अगस्त 2023 तक प्रख्यात लेखकों आदि द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। नेशनल बुक ट्रस्ट यानी एनबीटी इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है, इसलिए ऑप्शन बी सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सुनील छेत्री भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? सिक्किम से, तेलंगाना से, असम से या फिर कर्नाटक से? तो सही आंसर है ऑप्शन बी तेलंगाना। दरअसल बीते दिनों फीफा द्वारा सुनील छेत्री के जीवन और करियर पर कैप्शन फैंटास्टिक नामक 3 एपिसोड की डॉक्यूमेंट्री सीरीज जारी की गई। इसका मकसद दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमियों के बीच सुनील छेत्री को एक नई पहचान प्रदान करना है। अब बात करें सुनील छेत्री के बारे में तो वह एक भारतीय पेशेवर फुटबॉलर हैं। इनका जन्म 3 अगस्त 1984 को तेलंगाना यानी तत्कालीन आंध्र प्रदेश के सिकंदराबाद में हुआ था, इसलिए ऑप्शन बी सही आंसर है। वह भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान भी हैं। वह भारतीय फुटबॉल टीम के लिए अब तक सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। वह अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैचों में सक्रिय खिलाड़ियों में तीसरे सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं और उन्होंने 131 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 84 गोल किए हैं और वे केवल पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो और अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी से पीछे हैं। वह अब तक 10 अलग अलग फुटबॉल क्लबों के लिए खेल चुके हैं, जिसमें पहला दिल्ली स्थित सिटी क्लब था, जिसमें वह 17 साल की उम्र में शामिल हुए थे। आपको बता दें कि सुनील छेत्री ने वर्ष 2007, 2011, 2013 और 2014 में 4 बार प्रतिष्ठित AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में शुरू हुई तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन शहरों के बीच चलती है? ए नई दिल्ली और वाराणसी, बी गांधीनगर और मुंबई, सी बेंगलुरु और मुंबई या फिर डी मुंबई और दिल्ली? तो इसका सही आंसर है गांधीनगर और मुंबई, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर और मुंबई के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस के नए और उन्नत वर्जन 2.0 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, इसलिए विकल्प बी सही उत्तर है। गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस की बात करें तो ये कई बेहतरीन और विमान यात्रा जैसा अनुभव प्रदान करती है।
ये उन्नत अत्याधुनिक सुरक्षा सुविधाओं से लैस है, जिसमें स्वदेशी रूप से विकसित ट्रेन टक्कर रोधी प्रणाली कवच आदि शामिल है। गांधीनगर से मुंबई तक वंदे भारत एक्सप्रेस से एक तरफ की यात्रा में लगभग 6 से 7 घंटे का समय लगने का अनुमान है। आपको बता दें कि इससे पहले 2 अन्य वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू की जा चुकी हैं, जो चलती हैं नई दिल्ली और वाराणसी के बीच और नई दिल्ली और कटरा के बीच। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस में पंचायत व्यवस्था नहीं है? नागालैंड में, मेघालय में, मिजोरम में या फिर उपर्युक्त सभी में? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी उपर्युक्त सभी में। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज की बात करें तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था पूरे देश पर लागू नहीं की गई थी। अनुच्छेद 243 ड यानी 243 एम में उन क्षेत्रों की सूची दी गई है जहां संविधान के भाग 9 के उपबंध लागू नहीं किए गए थे। अनुच्छेद 244 1 में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र ऐसे क्षेत्रों में शामिल हैं। अनुसूचित 244 2 में निर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्र, नागालैंड, मेघालय तथा मिजोरम राज्य, इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर है। इसके अलावा मणिपुर के कुछ क्षेत्र तथा दार्जिलिंग के पर्वतीय क्षेत्र। आगे चलकर अरुणाचल प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जातियों के आरक्षण की व्यवस्था को हटा दिया गया तथा दिल्ली को पंचायती राज व्यवस्था की बाध्यता से मुक्त कर दिया गया। इस सूची में अधिकांश क्षेत्र वे हैं जहां स्थानीय स्वशासन की कोई व्यवस्था पहले से ही चल रही थी या उसे अनावश्यक रूप से छेड़ना ठीक नहीं समझा गया। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की गति अधिकतम होती है? ए कांच, बी जल, सी निर्वात या फिर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो सही आंसर है ऑप्शन सी निर्वात। प्रकाश की चाल या स्पीड ऑफ लाइट की बात करें तो प्रकाश निर्वात और पारदर्शी माध्यमों में संचरण यानी गति कर सकता है। इनमें प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में सर्वाधिक होती है, इसलिए ऑप्शन सी सही उत्तर है। जब प्रकाश तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, जो प्रकाश की चाल बदलने का कारण है। निर्वात लगभग 3 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, जल लगभग 2.25 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड और कांच लगभग 2.00 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ए, इसमें विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई। बी, शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई। सी, इसके तहत सहायता अनुदान व्यवस्था यानी ग्रांट्स इन एड शामिल नहीं की गई। या फिर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इसमें विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई। वुड डिस्पैच या वुड घोषणा पत्र की बात करें तो ये 1854 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आया। इसने देश की शिक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित करने का कार्य किया। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसमें शिक्षा क्षेत्र में निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान सहायता पद्धति की सिफारिश की गई थी। वुड डिस्पैच में लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर भारत में आधुनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया गया था, इसलिए विकल्प सही आंसर है। इसमें उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी तथा स्कूल स्तर की शिक्षा का माध्यम देशी भाषाओं में बनाए रखने का सुझाव दिया गया था। चलिए अगला सवाल, हाल ही में फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 का शुभारंभ कहां पर किया गया? ए, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली, बी, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, सी, सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद या फिर डी, नेहरू स्टेडियम पुणे? तो सही आंसर है ऑप्शन ए। हाल ही में नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 का शुभारंभ किया गया, इसलिए ऑप्शन ए सही आंसर है। फिट इंडिया फ्रीडम रन का ये तीसरा संस्करण 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती से शुरू होकर 31 अक्टूबर एकता दिवस तक चलेगा। ये 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए सबसे बड़े राष्ट्रव्यापी आंदोलनों में से एक है। इसका मकसद पूरे देश को फिट बनाना एवं फिटनेस को नए स्तर पर ले जाना है। फिट इंडिया फ्रीडम रन में पिछले 2 वर्षों में विभिन्न केंद्रीय बलों सहित भारतीय सेना, भारतीय रेलवे, CBSE व ICSE के स्कूलों, नेहरू युवा केंद्र संगठन और राष्ट्रीय सेवा योजना यानी NSS आदि की भागीदारी देखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड यानी USOF किस मंत्रालय से संबंधित है? ए, संचार मंत्रालय, बी, वित्त मंत्रालय, सी, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या फिर डी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, संचार मंत्रालय। दरअसल हाल ही में यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड यानी USOF द्वारा टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड यानी TTDF स्कीम की शुरुआत की गई। ये स्कीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमृतकाल के नए चरण में जन अनुसंधान का समावेश करने के स्पष्ट आह्वान के अनुरूप है। इसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में विशिष्ट संचार प्रौद्योगिकी से जुड़े अनुप्रयोगों के संबंध में अनुसंधान एवं विकास को निधि प्रदान करना,
दूरसंचार इकोसिस्टम के निर्माण व विकास के लिए अकादमिक, स्टार्टअप, अनुसंधान संस्थानों तथा उद्योग जगत के बीच तालमेल बनाना, प्रौद्योगिकी स्वामित्व और स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देना, प्रौद्योगिकी सहनवाचार की संस्कृति विकसित करना और आयात कम करना, निर्यात के अवसरों को बढ़ावा देना और बौद्धिक संपदा का निर्माण करना है। अब बात करें USOF के बारे में, तो ये दूरसंचार विभाग संचार मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है, इसलिए ऑप्शन ए सही आंसर है। इसका उद्देश्य दूरस्थ व ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती और उचित कीमतों पर बुनियादी टेलीग्राफ सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना है। चलिए अब 10वां और अंतिम प्रश्न देखते हैं। APEDA यानी एपीडा किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या फिर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। अब बात करें एपीडा की, तो इसका पूरा नाम कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है। इसकी स्थापना दिसंबर 1985 में संसद द्वारा पारित कृषि और प्रसंस्कृत उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम द्वारा की गई थी। ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत आता है, इसलिए ऑप्शन बी सही आंसर है। चलिए अब आज का अभ्यास प्रश्न नोट करते हैं। तो सवाल है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा? आपके ऑप्शन है ए, पीटर जे रेडक्लिफ, बी, ग्रेग सेमेंजा, बी, सी, स्वांते पाबो या फिर डी, विलियम जी कैलन। तो सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।